हेलो बच्चों, क्लास 10th की साइंस में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा जिसको हम विद्युत नाम से भी जानते हैं उसके सेकंड लेक्चर में विद्युत विभव शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर में हम सब लोगों ने विद्युत आवेश जाना, इसके बाद विद्युत धारा, अमीटर और फार्मूले, उसके साथ फिर हमने एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। तो अब शुरू करते हैं हम सब लोग विभव के बारे में। विभव क्या होता है? तो इस आवेश को धक्का मारने का काम जो करता है वही कहलाता है विभव। चलिए देखते हैं परिभाषा। तो विभव होता क्या है? तो एकांक धन आवेश को, कौन सा? धन आवेश यानी प्लस वाला आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, अगर ये हम मान लें कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। भाई विद्युत क्षेत्र का मतलब एक चीज है, यहां पर समझिए, एक यहाँ पर आवेश है, स्रोत आवेश। अगर आवेश कहीं पर रख देंगे तो हमको पता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अरे भाई हमने देखा था जब इस पेन में आवेश का गुण आया तो कागज उठने लगे। तो कागज कब उठे? जब इस पेन में जो आवेश है उसके क्षेत्र में वो आया कागज, तभी तो वो उठा। तो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे हम आवेश का क्षेत्र कहते हैं। आवेश मतलब विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। ठीक है, तो उस आवेश का क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अगर इसके भीतर अनंत मतलब बहुत दूर से कोई हम आवेश लाते हैं, बहुत दूर से हम कोई एक आवेश, यहाँ पर एक हमने पॉइंट मान लिया P है, यहाँ पर हम एक कूलाम आवेश जब लाएंगे तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा विभव कहलाता है। ठीक है ना? आपके लिए बात समझिए, हम एक कूलाम आवेश ला नहीं सकते, तो इसलिए हम कितना आवेश लाते हैं? क्यों आवेश लाते हैं। क्यों भाई? क्यों का मान एक कूलाम से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अरे भाई अगर हम दुकान पर चीनी लेने गए तो 100 ग्राम चीनी लेंगे तब भी हम 1 किलो का दाम बता सकते हैं, और 10 किलोग्राम चीनी लेंगे तब भी 1 किलो का दाम बता सकते हैं। तो हमको एक कूलाम का ही बताना है। तो हमने मान लिया कुल आवेश क्यू को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W कार्य करना पड़ रहा है। तो एक कूलाम लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W बटा क्यू। भाई 5 पेन 25 रुपए के, तो 1 पेन 25/5, और एक कूलाम आवेश को लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है, जो कि कितना है? W अपान क्यू। यही हमारा कहलाता है वोल्टेज विभव, को V से लिखा जाता है। तो वही अगर हम यदि हम क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करते हैं, ठीक है, तब उस बिंदु पर जो विभव, यानी जिस बिंदु पर हम आवेश लाए हैं उस बिंदु पर जो विभव होगा, क्या आया? कार्य बटा लाया गया आवेश, किया गया कार्य और बटे में लाया गया आवेश। ठीक है ना? तो विभव का फार्मूला क्या होता है यहां से हम देखेंगे। ये तो हमारा लेक्चर नंबर 1 था। विभव का फार्मूला किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश। और विभव का एसआई मात्रक अगर जो देखा जाए, वैसे विभव का मात्रक ऊपर कार्य नीचे आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, जे कैपिटल लेटर नाम है, और आवेश का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा ही है कूलाम। जूल प्रति कूलाम कह दो, या फिर इसी को कहा जाता है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, या फिर वोल्ट का V भी बड़ा अक्षर लिखा जाता है, कैपिटल V। इसको रिप्रेजेंट भी कैपिटल V से करते हैं और इसका प्रतीक भी कैपिटल V होता है। ठीक है ना भैया? तो चलिए अब हम देखते हैं विभवांतर क्या होता है। चलिए, विभवांतर तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अगर यहाँ अनंत से काट दें तो कोई दिक्कत नहीं। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, याद रखिए ये है विद्युत क्षेत्र, और इसमें हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2। और एक चीज याद रखिए, अगर विद्युत क्षेत्र है, आवेश है कहीं, तो इसका मतलब भाई ये आवेश कैसा है समझ लीजिए, ये आवेश प्लस है ना, ये यहां पर आएगा तो ये आवेश भी प्लस है, तो ये आवेश इस प्लस वाले आवेश पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। तो हम जबरदस्ती लाएंगे अंदर, तो उसके लिए हमको बल की विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य होता है विभव। तो हम धक्का मार मार करके आगे लाएंगे तो वोल्टेज करता है, धक्का मारता है आवेश को इस बिंदु तक लाने में। तो अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के भीतर विभव होगा। अगर कहीं विद्युत क्षेत्र है तो विभव होगा, बस ये चीज याद रखिए। ठीक है? तो विद्युत क्षेत्र के भीतर ही विभव होगा, बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये आवेश अपने क्षेत्र में आएगा, तो कोई दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में आएगा तभी वो बल लगाएगा। ठीक है? तो ये हमने मान लिया है कि एक क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। तो ये
पॉइंट 1 है, इसका भी विभव हमने V1 मान लिया, और ये पॉइंट 2 है, इसका विभव हमने V2 मान लिया है। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार Q आवेश को बिंदु 2 से हम कहां तक लाएंगे, बिंदु 1 तक। तो आवेश को पहले बिंदु से, या तो बिंदु 1 से बिंदु 2 तक ले जाओ, या तो फिर बिंदु 2 से बिंदु 1 तक ले गया, तो जो आवेश जहां पर रखा होता है वो उसकी पहली स्थिति होती है, और जहां पर लाया जाता है वो उसकी दूसरी स्थिति होती है। तो विभवांतर का अंतर कितना आया, कहां लाया गया, अंतर को भाई डेल्टा को अंतर से लिखते हैं, वोल्टेज का दोनों में अंतर। भाई जब तक अंतर नहीं होगा वोल्टेज का आवेश ला नहीं सकते हैं, कार्य कर नहीं सकते। भाई वोल्टेज का अंतर हुआ तभी हमको कार्य करना पड़ा, अंतर नहीं होता तो कार्य कैसे करते। तो इसलिए डेल्टा मतलब विभव, विभवांतर का मतलब ही होता है विभव का अंतर। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, जिस बिंदु पर आवेश रखा था वो होता है हमारा प्रारंभिक बिंदु, तो V प्रारंभिक बिंदु दूसरा है, और अंतिम बिंदु जहां ले जाया जा रहा है वो पॉइंट 1 है। तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतिम अंतर को कैसे लिखा जाता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। आवेश को कहां से ले जा रहे हैं, हम बिंदु 2 से 1 पर ले जा रहे हैं, तो अंतिम स्थिति अंतिम विभव V1, प्रारंभिक विभव V2। अगर यही चीज हम आवेश को बिंदु 1 से बिंदु 2 तक ले जाते तब अंतर कितना आता वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा हमारा पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति, तब अंतर क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, अंतिम माइनस प्रारंभिक विभव। ठीक है, तो ये वोल्टेज ऐसे ही निकाला जाता है। अच्छा, इसको डेल्टा V को बहुत जगह V से भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह नहीं, ज्यादातर इसको V से ही लिखा जाता है। तो विभव विभवांतर को V ही से ही लिखा जाता है। अब आवेश इधर से यहाँ पर क्यों आया, तो जैसे खेत में पानी भरा हुआ, 2 खेत है उसमें पानी भरा हुआ, एक खेत में पानी का लेवल ऊपर है ज्यादा है और एक खेत में कम है, तो हम देखते हैं ज्यादा वाले ऊंचाई वाले खेत से पानी निचले वाले खेत में आ जाता है। तो पानी के स्तर के कारण वहां पर पानी आया, यहाँ विभव के अंतर के कारण यहाँ आवेश स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, क्लियर ना, यही चीज है। तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर। यदि क्यों आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य कर रहे हैं, हमने मान लिया क्यों आवेश यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया W, तो 1 कूलाम लाने में कितना कार्य करेंगे W बटा क्यों। 1 कूलाम लाने में कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, 2 से 1 तक, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर यही कहलाएगा। तो जो विभवांतर होता है वो 2 बिंदुओं के बीच होता है, ऐसी बात नहीं है कि विभव 2 बिंदुओं के बीच नहीं होता है। अनंत का विभव जो होता है वो शून्य हो जाता है, बस यही चीज है और कुछ नहीं। ठीक, तो दोनों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर कितना हो गया, तो W अपान Q, यही तो आया था फार्मूला। W मतलब किया गया कार्य, Q मतलब लाया गया आवेश। तो विभव विभवांतर दोनों एक ही चीज है, बस विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर विभवांतर होता है। ये विभव के अंतर को बताता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य विभव का अंतर क्या है। ठीक है, विभव का इसाई मात्रक यही विभवांतर का, विभवांतर यही विभवांतर है भैया, क्या है विभवांतर। विभवांतर का इसाई मात्रक वही कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वोल्ट का V क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो विभव विभवांतर को V से ही लिखा जाता है और इसका मात्रक भी V होता है। ठीक है, कैपिटल। और विद्युत विभवांतर के अन्य मात्रक क्या है, जैसे 1 मिली का मतलब हमने बताया था 10 की घात -3 होता है, और किलो का मतलब 10 की घात 3 1000 होता है ना। तो 1 मिली वोल्ट 10 की घात -3 वोल्ट और 1 किलो वोल्ट 10 की घात 3 वोल्ट के बराबर होता है। अब हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं भैया, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है वो चीज जानते हैं। 1 वोल्ट, तो अभी तक हमने क्या जाना कि W बराबर W बटा Q क्या होता है, V होता है। अगर W का मात्रक 1 जूल रख दिया जाए और आवेश का मात्रक 1 कूलाम रख दिया जाए, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1/1 कितना आ जाएगा, 1/1 यानी 1 वोल्ट आ जाएगा। अगर यही चीज 2 वोल्ट लाना होगा तो W का मान 2 और आवेश का मान हम रखेंगे 1। ठीक है, तो वही चीज यहाँ, यदि 1 कूलाम आवेश को, अभी तक कितना भाई, सीधी सी बात, हमने 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करें, यदि 1 जूल कार्य करें तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि यहां से यहां तक हम ले गए 1 कूलाम आवेश और कार्य भी 1 जूल किया गया। वैसे 1 कूलाम आवेश ले नहीं जा पाएंगे, बहुत बड़ा आवेश होता है ना,
इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी विद्युत के पास होती नहीं है। 1 वोल्ट कब होगा? जब कार्य भी 1 जूल किया जाए और आवेश एक कूलाम ले जाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि 2 बिंदुओं के मध्य 5 माइक्रोकूलाम आवेश को विस्थापित करने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को जब विस्थापित करते हैं, ले जाते हैं, तो 20 जूल कार्य करते हैं। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है। तो वर्क हमको कितना दिया गया है? 20 जूल, और आवेश 5 माइक्रोकूलाम। और हमने माइक्रो का मतलब बताया था 10⁻⁻6 होता है। और फार्मूला हमको क्या निकालना है? विभवांतर। और विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। हमने कितना कार्य किया है? 20 जूल। आवेश कितना लेकर के गए हैं? 5। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। भाई माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे आवेश का मान 5 गुणे 10⁻⁻6। 1 कूलाम आवेश कहीं नहीं देखेंगे, बहुत बड़ा आवेश होता है ना। अब इसको सॉल्व करें, 5 × 5 = 5 × 4 = 20। अब 6 माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज? 4 × 10⁻6 माइनस ऊपर गया प्लस। वोल्ट विभव का मात्रक, विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये आंसर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? बैटरी के दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि 20 कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल, बैटरी में क्या होता है? बैटरी सेल का संयोजन होता है। एक वोल्टेज, एक ऐसे होता है, ये सेल होता है। एक प्लस की प्लेट होती है, एक माइनस की, बड़ी वाली प्लेट प्लस, छोटी वाली माइनस। ये सेल का प्रतीक होता है। और बैटरी क्या होता है? सेल का संयोजन। जब एक सेल, याद रखिए हमेशा हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो प्लस वाला माइनस से जुड़ा, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, तभी वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, तो बैटरी के एक छोर से, ये हो गया, यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे हम। मान लिया हमने एक बल्ब लगा दिया, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जब हम ले जाते हैं आवेश को, कितने कूलाम? 20 कूलाम। तो कितना कार्य करना पड़ता है? W। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है विभवांतर। यानी कि प्लस और माइनस में विभव का तो अंतर होगा। ये 10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट, तो 20 वोल्ट का अंतर होगा। तो कितना हो जाएगा? V = W/Q। भाई W कितना कार्य करना पड़ रहा है हमको? 100 जूल करना पड़ रहा है। आवेश कितना है? 20 कूलाम। तो V = W/Q। W का मान 100 और Q का मान 20, तो 20 × 20 = 20 × 5 = 100 वोल्ट। 5 वोल्ट आ जाएगा। सेल के सिरों के मध्य, बैटरी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट होगा। ये वैसे बैटरी है, बैटरी की बात कर रहा है तो बैटरी, सेल की बात करेगा तो सेल। चलिए अब देखते हैं हम क्या होता है ये वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज को मापता है। बैटरी कितने वोल्टेज की है, जैसे स्टेबलाइजर में लगा नहीं रहता वो मीटर, वो वही होता है वोल्ट मीटर, वही चीज है, वो वोल्टेज को मापता है। तो विद्युत विभवांतर को मापन करने वाला विभव या विभवांतर। भाई विभवांतर भी देखा जाए तो 2 बिंदुओं का होता है, एक अनंत का और एक जो विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है उस बिंदु का कुछ विभव होगा और अनंत का भी कुछ ना कुछ विभव होगा जो कि 0 होता है। इनके मध्य विभवांतर भाई वही होगा बिंदु का विभवांतर, क्योंकि अनंत का 0 होता है। तो कुल मिलाकर के सभी विभवांतर ही होते हैं, चाहे विभव की बात करें। विभव आवेश को धक्का मारता है, विभवांतर धारा को धक्का मारता है। बस एक चीज से विभव जो होता है अनंत से बहुत दूर से जब आवेश को लाया जाता है तो विभव कहते हैं, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाया जाता तो विभवांतर कहलाता है। ठीक, ये भी अमीटर जैसा ही होता है। अमीटर हमारा कैसा था, ये देखिए, ये अमीटर था, ए लिखा तो अमीटर। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, V लिखा तो वोल्ट मीटर। एक चीज याद रखिए, अमीटर देखो, अमीटर में करंट, ये करंट का रास्ता था, करंट समान जा रही थी, डायरेक्ट करंट अमीटर में जा रही थी। लेकिन यहाँ पर करंट का पथ बदलेगा, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये क्या है, माइनस का टर्मिनल। अब यहाँ से प्लस वाले तार से धारा जाती है और माइनस वाले तार से धारा आती है। तो इसमें देखो अमीटर में डायरेक्ट धारा जाती है, धारा समान आई ही जाएगी, जो बैटरी से निकलती धारा वही जाती है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा देखो जो बैटरी से जा रही वही गई कि नहीं गई, तो श्रेणी क्रम हुआ। अब लेकिन यहाँ की बात करेंगे, देखिए वोल्ट मीटर में तो यहाँ पर आकर के करंट रुक जाएगी क्योंकि आगे 2 रास्ते। तो वोल्ट मीटर में कितना जाएगा I1 और यहाँ पर कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा I2। तो अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग पथ में लगे हैं दोनों, तो इसका मतलब अलग अलग पथ में लगे होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में है।
अभी बताएंगे आगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है। भार मतलब ये बल्ब लगा है, मान लीजिए कोई बल्ब, पंखा, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी। तो विद्युत विभवांतर का मापन करने वाले उपकरण को वोल्टमीटर कहते हैं, या एक उच्च प्रतिरोध युक्त उपकरण होता है। उच्च प्रतिरोध क्यों रखा जाता है? ताकि भाई जितना वोल्टेज, ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये बी होगा, तो ए बी के बीच ऊपर से क्या लगा है? वोल्टमीटर। लेकिन नीचे से नीचे से क्या लगा है? वोल्टेज। तो इसका मतलब इन दोनों में किसका देखो, दोनों एक ही बिंदु के बीच लगा। अगर बिंदु समान है तो दोनों का वोल्टेज समान, अगर वी वोल्टेज उसमें तो आर यहां पर भी वोल्टेज होगा। तो यानी जब बल्ब पर जितना वोल्टेज जा रहा है वही वोल्ट मीटर में दिखाएगा। तो वोल्ट बल्ब पर हम चेक करना चाहते हैं कि आखिर हमारे बल्ब में, टीवी में, कूलर में कितना वोल्टेज पहुंच रहा है। तो इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया? विभवांतर लगा दिया। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज बिंदु समान होते हैं। ए बी के बीच देखो वी लगा, ए बी के बीच ये भार भी लगा, ठीक है, प्रतिरोध लगा, बल्ब लगा। तो बिंदु समान है, ए बी, भाई ए बी बिंदु समान है ना दोनों में, तो ए बी के बीच ही दोनों लगा, तो यानी दोनों पर वोल्टेज बराबर बराबर जाएगा। तो जित बल्ब पर वोल्टेज अगर वी गया है तो इसमें भी वी जाएगा। 100 वोल्ट इसमें गया तो ये 100 वोल्ट बताएगा, इसमें 200 वोल्ट गया तो ये 200 वोल्ट बताएगा। करंट श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अगर 2 एम्पियर धारा जा रही है तार में तो 2 एम्पियर बताएगा। यहां पर लगाएंगे तो इसमें जो करंट जा रही है इसमें बताएगा, यहां पर लगाएंगे तो इसमें जो करंट जाएगी इसमें बताएगा, I1 और I2 के मान। तो यह एक उच्च प्रतिरोध युक्त उपकरण होता है, यानी इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ये धारा को बहुत रोकता है, ठीक है, जिसे समांतर क्रम में उस अवयव के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? जिसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। जैसे हमको बल्ब का विभवांतर ज्ञात करना है तो इसी के पैरेलल वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। और जो अमीटर था वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था। देखिए अमीटर क्या होता था? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, उस अवयव के साथ जोड़ा जाता है जिसका हमको, जिसमें क्या निकालनी है? धारा। तो देखो श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी क्रम मतलब रास्ता समान हो करंट का तो श्रेणी, अलग अलग रास्ता करंट का हो जाए तो समांतर। तो इसमें देखो करंट समान जा रही है, आई ही करंट गई है, तो इसलिए जो इसमें करंट जाएगी वही भार पर जाएगी, ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। इसमें देखो अलग अलग करंट गई तो समांतर क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग है विद्युत परिपथ क्या है। तो एक बंद तथा सतत, सतत मतलब कहीं से टूटा ना हो, भाई तार टूट गया तो करंट कैसे जाएगी? तो एक बंद होना चाहिए, यानी एक लाल और एक काला एकदम जुड़ा होना चाहिए, इससे कटा ना हो, ठीक है। एक बल्ब से जुड़ा है एक छोर और दूसरा छोर भी बल्ब से जुड़ा है। तो एक बंद तथा सतत पथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाता है। इसमें विभिन्न घटक होते हैं, जैसे सेल भी होता है परिपथ में, सेल या बैटरी, और एक भार मतलब बल्ब, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, कुंजी होती, कुंजी मतलब स्विच ऑन ऑफ करने वाला, फ्यूज होता है, फेस वही जो संयोजन तारों से जुड़ा होता है। संयोजन तार अभी बताते हैं। संयोजन तार कॉपर का बना होता है। भाई जो तार था जिससे हमको बल्ब जलाना है, जो तार हम यूज करते हैं वही होता है संयोजन तार। तो एक कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ बंद परिपथ कहलाता है। अगर कुंजी खुली होने पर परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। भाई स्विच देखो, यहाँ पर ये स्विच खुला है, ऐसे होता है स्विच, ऐसे ये भी होता है, ठीक, ये खुली कुंजी है। और एक ऐसे भी इसका ये ऐसे भी होता है, कुंजी का चिन्ह ऐसे भी होता है, ये खुली है। बंद कैसे होती है? बंद होती है ये बंद है, अगर इसको इधर मिला देंगे तो ये बंद होती है। तो बंद कुंजी ये है और ये खुली कुंजी है। आगे बताएंगे, अभी है यहाँ पर, ये देखो। अब परिपथ आरेख कैसा बनेगा कि विद्युत परिपथ का आरेख कैसा बनेगा? डायग्राम। तो विद्युत परिपथ में प्रयुक्त अवयवों को आरेख में उनके सरलीकृत मानक प्रतीकों के माध्यम से दर्शाना परिपथ आरेख कहलाता है। ये परिपथ आरेख है। यहाँ एक बल्ब लगाया गया, ये परिपथ आरेख। एक बैटरी है, ये बैटरी का प्लस है और ये माइनस। हमेशा प्लस वाले से करंट जाती है, माइनस से आती है, ठीक। और बैटरी कितने वोल्टेज की है? वी वोल्टेज से धक्का मार रहा है इसको,
और ये स्विच क्या है, अभी करंट तो जाएगी नहीं, स्विच खुली है तो इसको बंद कर दी गई है, अब करंट जाएगी। अब बल्ब के पास कुछ न कुछ, बल्ब कुछ रोकेगा ना करंट को, भाई ऐसे तो जाने देगा नहीं है, यहाँ पर रास्ता गड़बड़ है, यहाँ सीधा रास्ता था। स्विच भी रोकता है करंट को, जब करंट रोकता है वो प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध को R से लिखा जाता है। अभी जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो रुकावट उत्पन्न करे, देखो ये ऐसे है यहाँ पर डायग्राम, इसको एकदम बेस्ट तरीके से बताया गया है। देखिए ये करंट है, ये प्लस है, और ये क्या है, बैटरी का माइनस है। क्लियर बात। सेल बैटरी के भीतर, या सेल बैटरी, भाई सेल के संयोजन को सेल कई सारे जोड़ेंगे तो वो बैटरी होता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब अंदर जो है प्लस से माइनस की ओर, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाती है, तो यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट, ये हो यहां से उल्टा थोड़ा दर्शा दिया गया है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ठीक, अब प्लस से हमेशा धारा जाती है, भाई सेल बैटरी का काम होता है धारा को घुमाना, तो बैटरी के बाहर बाहर धारा ऐसे जाएगी, प्लस टर्मिनल से निकल करके माइनस टर्मिनल की ओर। ठीक है ना। चलिए, यहां पर स्विच लगा है, स्विच ऑन ऑफ वाला, देखिए ऑन ऑफ वाला है, ठीक। और यहां पर एक लगाया गया बल्ब, अब स्विच को जैसे ऑन करेंगे बल्ब जलने लगेगा और फिर ये करंट घूमेगी ऐसे ऐसे। और इसके पास क्या होता है, ये प्लस का वोल्टेज है, ये माइनस का, तो इसमें विभवांतर कितना है, V है, घटा देंगे विभवांतर पता चल जाएगा। अब चलिए विद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूमिंग किए दे रहे हैं, है ना। ये विद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक। अब एक विद्युत सेल क्या होता है, एक प्लस एक माइनस। बैटरी क्या होते हैं, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कई सारे सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी बनता है। अब खुली कुंजी या स्विच क्या होता है, ये खुली कुंजी, बिंदी नहीं रखी हुई है, और ये बंद प्लग कुंजी, ठीक है, प्लग वही बंद कुंजी, अथवा स्विच क्या होता है, ये बंद है। ये कुछ ऐसा भी बनता है, एक ये बंद हो गया, खुली मतलब इसको तीर को न लगो, खुली हो जाएगी। अब दूसरा तार संधि, मतलब कई सारे तार यहाँ पर आकर के मिलते हैं तो इसको तार संधि बोलते हैं। तो क्या होता है, तार हम कई सारे जोड़ते हैं एक जगह से तो तार संधि। ये क्या होता है, बिना संधि तार क्रॉसिंग, ये तार क्रॉसिंग है, एक नीचे से तार गया और एक ऊपर से तार आया है, ये चीज बताता है। और फिर अगला क्या है, विद्युत बल्ब, ये बल्ब है, ऐसे प्रतीक बनता है। प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। और ये परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ये काम क्या करता है, ये प्रतिरोध का मान घटा बढ़ा करके धारा के मान को कम कर ज्यादा करता है। धारा नियंत्रक मतलब धारा को कंट्रोल करता है। प्रतिरोध बढ़ेगा, भाई रास्ता गड़बड़ होगा तो फिर धारा धीरे जाएगी, हम लोग धीरे जाते हैं तो वैसे धारा है, अगर ज्यादा प्रतिरोध है तो धारा धीरे हो जाएगी। भाई प्रतिरोध का काम धारा को रोकना, अगर कम प्रतिरोध है तो धारा तेजी के साथ जाएगी। बाकी ये वोल्ट मीटर होता है, ये अमीटर होता है। और अगला अमीटर को चिन्ह ऐसे ये लगा है, ए तो यानी अमीटर, वी लगा है तो वोल्ट मीटर। ये देखिए वोल्ट मीटर और ये अमीटर है ही है, हम सब लोग देखे हैं, पढ़े हैं इसके बारे में। अब यहां से हम देख सकते हैं, ये है फ्यूज। फेस देखे हो कभी, वही चीज होता है फ्यूज। और ये फ्यूज वायर है जो फेस के अंदर तार जुड़ा होता है। ये होती है कुंजी, देखिए ये कुंजी लगी हुई है ऊपर की, ये वाली है कुंजी, इसको घुमाया जाता है इसमें, ठीक है। इससे तार निकले होते हैं, ये वाले, इससे एक तार जोड़ते हैं, एक तार इससे जोड़ते हैं, लाल काला वाला, ठीक है। और फिर इसको घुमाते हैं, घुमाएंगे ऐसे तो खुली हो जाएगी, ऐसे घुमाएंगे तो बंद हो जाएगी, ठीक है। ये बैटरी हम तो जानते हैं। और ये सेल होता है। बैटरी में कई सारी प्लेटें होती हैं, बस वही प्लेटें होती हैं, और सेल में केवल 2 ही प्लेटें होती हैं, वही प्लेटें इसको बैटरी बनाती हैं। ये धारा नियंत्रक है। इस वाले ऊपर वाले पार्ट को इसको घुमाया जाता है, ये नेफ्रेम का तार होता है। एक तार इससे जोड़ते हैं बैटरी के, और एक तार इससे जोड़ देते हैं बैटरी से, रुक जाइए, यहां से जोड़ते हैं, ठीक है।
क्लियर है ना बात? ये धारा नियंत्रक होता है, इसको इधर उधर बढ़ा घटा करके, इधर उधर ले जा करके हम करंट प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं घटाते हैं, जिससे धारा कम ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो इतना ही था इस लेक्चर में, यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम के नियम को समझेंगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।